नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। एसओजी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राइका को गिरफ्तार कर लिया है। राइका ने अपने बेटे देवेश राइका और बेटी शोभा राइका को परीक्षा से पहले पेपर दे दिया था और एसओजी ने रामूराम राइका को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 7 सितंबर तक के लिए एसओजी की रिमांड पर भेज दिया है। वही रिमांड पर जाने के बाद क्योंकि जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक राइका के बेटे देवेश और बेटी शोभा दोनों ने पेपर सॉल्व होने से पहले उसकी तैयारी की और परीक्षा दी और अच्छे नंबर से चयनित होकर के वो ट्रेनी एसआई बने। वहीं गिरफ्तार ट्रेनी एसआई शोभा राइका की 5वीं रैंक थी। उसने भरतपुर के एग्जाम सेंटर पर परीक्षा दी थी। शोभा ने 15 सितंबर को परीक्षा दी थी। शोभा के भाई देवेश की 40वीं रैंक थी और उनसे जयपुर के परीक्षा केंद्र पर 30 सितंबर को परीक्षा उन्होंने दी थी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के दौरान रामू राइका आरपीएससी सदस्य थे और अब एसओजी मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तार बाकी आरोपियों में मंजू देवी की 11वीं रैंक थी। उसने जयपुर के परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दी थी। अविनाश पलसानिया की 86वीं रैंक थी। उसने 14 सितंबर को जोधपुर में परीक्षा दी थी और विजेंद्र कुमार की 92वीं रैंक थी। उसने भी जोधपुर में परीक्षा दी थी। अब ये पांचों ट्रेनी एसआई और राजू राम राइका एसओजी की गिरफ्त में आ चुके हैं और इनसे अब टीम जो है वो पूछताछ कर रही है कि आखिर उन्होंने कैसे पेपर खरीदा, उनको कैसे पेपर मिला, इन सब की जांच हो रही है। वहीं आप फिलहाल आरोपी जो है गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि आरपीएससी के सदस्य रहे रामू राम राइका के बेटे बेटी दोनों से पूछताछ के आधार पर ही उनके पिता रामूराम की गिरफ्तारी की गई है और परीक्षा में उन्होंने जो पेपर दिया था वही पेपर सॉल्व करने को दिया गया। इस बारे में भी अब जांच आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जब पेपर लीक मामले से जुड़ी यह जानकारी है जिसमें फिलहाल कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इस दौरान क्योंकि पेपर लीक कांड में यह बड़ा खुलासा हुआ है, कुछ लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है और आरपीएससी के पूर्व सदस्य का बेटा और जो बेटी है वो इसमें बताया जाता है कि इसका उनको फायदा पहुंचा था, लेकिन कैसे वो पेपर पहुंचा, कैसे ये सारी चीज़ें बाकी लोगों तक भी पहुंची थी, कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जब इस मामले को लेकर के जो टीम है वो पूछताछ आगे बढ़ाएगी तो आखिर क्या क्या राज ऐसे हैं जो कि पर्दे के पीछे हैं, जो कि सामने आना अभी बाकी है। वहीं जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी एक और खबर है, क्योंकि मामले में गिरफ्तार आरोपी रामूराम राइका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में रामूराम राइका आरपीएससी के सदस्य रहते अपने समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो अगस्त 2023 में राइका सम्मेलन का है और रामूराम राइका कह रहा है कि मैं आरपीएससी में था, समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में आगे बढ़ाया। आपको यह भी बता दें कि रामूराम राइका उनके बेटे और बेटी एसओजी की रिमांड पर हैं। हमारे जैसे लोगों को टाइम दो। सोगाराम जी ने कहा मैं अकेला हूं, सोगाराम जी जैसे बनाने वाला मैं अकेला ही हूं। ऐसे लोगों को मैं बनाता हूं क्योंकि मैं आरपीएससी में था और मैंने समाज के कई लोगों को इंटरव्यू में बनाया है। क्या बात करते हो यार। तो ये पूरा मामला सामने आया है और उसमें क्योंकि रामूराम राइका की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके बेटे और बेटी से भी पूछताछ की जा रही है और उनसे हुई पूछताछ के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे आखिर जिस इस तरीके से जो भर्तियां होती हैं उसके ज़रिए जो सिस्टम के अंदर आने वाले लोग हैं क्या वो सही तरीके से काम कर पाएंगे। हमारे साथ एडिशनल डीसीपी पूर्व आरपीएस जो है अनिल कुमार गोठवाल जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ प्रोफेसर फुरकान कमर जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ मनोज मीना जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और दारियाब सिंह भी हमारे साथ प्रोफेसर साहब जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले इसमें मनोज मीना जी आपसे ही कर रहा हूँ। इसमें मनोज मीना सर, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके की ये पूरी घटना हुई और पेपर लीक कांड में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और ये बताया जा रहा है कि इसमें रामूराम राइका के जो बच्चे हैं, बेटा बेटी, उनको भी वो पेपर मिलता है
और उसके बाद ये बताया जाता है कि उनकी भी उसी दौरान भर्ती होती है। ये सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे लूप होल हैं जिसका फायदा उठाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैंने अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाया है। बात पिछले 1 साल से कह रहा है और लगातार सामाजिक मंचों पे ये बात सुनी जा रही है। ये बड़ी शर्म हमारे लिए, इस समाज के लिए शर्म की बात है कि एक व्यक्ति खुले मंच से आरपीएससी का सदस्य रहता है, 2018 में वो बनता है और 22 तक वो रहता है। खुले मंचों से इस बात को वो कह रहा है कि मैंने आरपीएससी में इंटरव्यू में बहुत लोगों को बढ़ाया है। तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कितने लोगों को उन्होंने बढ़ाया है, कितने लोगों को बनाया है, और कि वो 2018 से 22 तक 4 साल के उनके कार्यकाल में बहुत सारी भर्तियां हुई थी। फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा हुई, आरएस भर्ती परीक्षा हुई। तो सभी जो भर्ती परीक्षा है उन्होंने रामूराम राइका ने बहुत से लोगों को गलत तरीके से वहां पे बनाया है। और अभी जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर भी कल हमने सुबह आवाज उठाई थी कि रामूराम राइका को गिरफ्तार करना चाहिए। इनकी जो बेटी है शोभा, उनकी 5वीं रैंक थी, देवेश की 40वीं रैंक थी। आज वो तीनों गिरफ्तार है। और एसओजी इस बात की पुष्टि करे कि रामूराम राइका ने वो पेपर कितने लोगों को दिया है और उसके ऊपर कौन से नेता है जिन्होंने रामूराम राइका को बनाया है। और सर, अभी आरपीएससी में बहुत सारे रामूराम राइका मेंबर और भी है जो आरपीएससी में जुड़े हैं। मैं जानना चाहता हूं भजनलाल सरकार से भी कि ये कितने लोगों को आरपीएससी में ऐसे इन्होंने बना रखा है जो अभी भी ये कार्य कर रहे हैं। जब तक आरपीएससी को भंग नहीं करेंगे ये सिस्टम इसी प्रकार से चलता रहेगा। पता नहीं और कितने रामूराम राइका आरपीएससी में घुसकर बैठे हैं जो अपने बेटे बेटियों को बनाने का कार्य कर रहे हैं। और गरीब किसान मजदूर का जो बेटा है आज भी सड़कों पे साफ पेपर लीक की वजह से बेरोजगारी काट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेलियर है। भजनलाल सरकार ने दावे किए थे सर कि हम सत्ता में आएंगे तो आरपीएससी को भंग करेंगे। क्यों आरपीएससी भंग नहीं हो रही? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? आज 2021 की भर्ती है, जांच कर रहे हैं, इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रहे? तो सरकार भी साहब कहीं ना कहीं ये जो हाथी के दांत है, दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है, वो वाली कहावत हो रखी है। और राजस्थान के बेरोजगार युवा दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। और रामूराम राइका से पूछताछ होनी चाहिए कि कौन से नेता है जिन्होंने आपको बनाया था और कौन से नेताओं के बच्चे आपने बनाए, और पूरी जांच हो और रामूराम राइका को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इससे बेरोजगार छात्रों को न्याय मिले। जांच हो, ये मांग भी है। और हालांकि इस मामले को लेकर के फिलहाल आगे तफ्तीश की जा रही है। प्रोफेसर फुरकान कंवर जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में है। सर, एक मैं रिएक्शन इसमें आपसे ले रहा हूं कि अभी तक की जो स्थिति है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? और अभी तो ये कुछ मामले हैं जो कि सामने आए हैं जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे मामले होंगे जैसे कि बताया भी जा रहा है। अब इसमें अलग अलग तबके से ये आवाज़ भी उठ रही है कि भाई जांच शुरुआत से होनी चाहिए, जब और कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे हैं, कितने लोगों की भर्तियां हुई हैं, ये सब कुछ सामने आना चाहिए। ठीक है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है कि अब जो है पेपर आउट करना, सिस्टम का दुरुपयोग करना, कुछ लोगों को फायदा पहुंचवाना, ये लगता यह है कि ये एक आम सी बात हो गई है। ये हमारे गवर्नेंस का बहुत बड़ा फेल्योर है। अभी इस मसले पर जांच शुरू हुई है, कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, चार्जशीट होगी, एक लंबा दौर चलेगा। लेकिन इस बीच में लोगों का विश्वास हमारे इस सिस्टम से उठता जा रहा है। मुझे लगता है कि हम लोग शायद कुछ इम्तिहान ज्यादा ही कराने लगे हैं और हर इम्तिहान में किसी न किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट इस तरह से निकल आता है, या तो पैसे का, या करप्शन का, या रिश्तेदारों का, या अपने लोगों का। और इससे कोई बात बनती नहीं है और इससे लोगों का विश्वास सिस्टम से उठता चला जाता है। हम लोगों को कोई एक ऐसी पद्धति निकालनी पड़ेगी जिससे कि बच्चों का जो पुराना एग्जामिनेशन का रिजल्ट है, भाई जिसने 12वीं का इम्तिहान दिया, जिसने यूनिवर्सिटी का इम्तिहान दिया, जिसने 10वीं का इम्तिहान दिया, ये सारे इम्तिहान तो इस तरीके से जो है मैनेज नहीं हो सकते जिस तरह से कि कोई एक इम्तिहान मैनेज हो जाए। दूसरी चीज ये कि इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे जो लोग अपॉइंट किए जा रहे हैं उनकी जांच पड़ताल तो होती ही है अपॉइंटमेंट से पहले। अब अगर वैसे लोगों का, इसका मतलब ये कि उनके अपॉइंटमेंट में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि हम ऐसे लोगों को ये जिम्मेदारियां दे रहे हैं जो उस जिम्मेदारी के योग्य नहीं है। लेकिन ये बातें तो जब जांच होगी, फाइनल निर्णय होगा, तब वो आएंगी। एक आरपीएससी को भंग कर दीजिए, दूसरा आरपीएससी आ जाएगा, उसमें दूसरे लोग होंगे। और हमारी राजनीति कुछ इस प्रकार की हो गई है कि भाई ये उनके वाले मुजरिम है, ये हमारे वाले मुजरिम है, उनके वाले की सजा होगी, इनके वाले का हम बचाव करेंगे। इस चक्कर में हमारा पूरा गवर्नेंस सिस्टम लुढ़कता जा रहा है, पूरा सिस्टम जो है वो फेल होता जा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर?
इसका सॉल्यूशन क्या होगा फिर भाई? एक अगर हम आरपीएससी को खत्म करते हैं, तो आप जैसा कह रहे हैं कि दूसरी आरपीएससी होगी ना, एग्जाम सिस्टम वही है, तो क्या हमें पैटर्न बदलने की जरूरत है या ज्यादा हम एग्जाम करा रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है? ये पैटर्न बदलने की जरूरत है। पहले ये उड़ाया गया कि साहब बोर्ड के इम्तिहान में घपला होता है, इसलिए बोर्ड के इम्तिहान पे हम भरोसा नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी के इम्तिहान में घपला होता है, उस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हर नियुक्ति का और हर दाखिले का हम अपना अलग से एक इम्तिहान कराएंगे। अब ये बात सामने आ रही है कि अगर वो परीक्षाएं जो हैं काबिल भरोसा नहीं है, तो अब ये जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं वो भी भरोसे के लायक नहीं है। और अगर हम कोई एक कंपोजिट मेरिट बना लें, जिस तरीके से पहले लोगों के अपॉइंटमेंट हुआ करते थे जब ये एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं था नौकरी देने का, तो उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा धांधलियां हुआ करती थी। और कहीं नए ऐसा तो नहीं सिस्टम सर में कि धांधली उसमें कहीं काबिल बच्चे पीछे रह जाए, बहुत ज्यादा। एग्जामिनेशन नहीं अब होगा तो? हाँ। सबसे ज्यादा नुकसान उन मेरिटोरियस लोगों का हो रहा है। और देखिए, सबसे बड़ा नुकसान किसी समाज में तब हो सकता है जब लोगों का व्यवस्था पर से भरोसा उठ जाए। अगर लोग ये कहने लगे कि नहीं भाई, हमारा कोई माई बाप नहीं है, हम पैसा नहीं दे सकते, इसलिए हमको नौकरी नहीं मिल सकती, इसलिए हमको शिक्षा नहीं मिल सकती, तो किसी भी समाज के लिए सबसे बुरी बात ये हो सकती है। किसी भी सरकार के लिए, पिछली सरकार हो, अगली सरकार हो, मौजूदा सरकार हो, उसका ये काम है, बुनियादी काम है कि लोगों के अंदर ये विश्वास जगाए कि भाई नहीं, कोई कंसिडरेशन काम नहीं करता सिवाय मेरिट के। तुम मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबरों से पास हो, अच्छे नंबर लाओ, तुम्हारे लिए रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, और इस तरह की घटनाएं अब इक्का दुक्का नहीं रह गई हैं, ये तो हर इम्तिहान में ये हो गया है। कभी पेपर आउट, कभी जो है किसी को भेज दिया गया पर्चा, कभी लीक। तो लोगों का विश्वास उठता जा रहा है ठीक है। और हम एक बहुत गलत समाज का निर्माण कर रहे हैं इस तरह के घटनाओं के ठीक है। द्वारा। और इस पर विस्तृत रूप से इस पर चर्चा होने की ज़रूरत है। मैं इसमें ज़रा अनिल कुमार गोठवाल जी को भी जोड़ रहा हूँ। सर, एक चीज़ ये कि अब लोगों के मन में सवाल है कि भाई हमने जो एग्ज़ाम दिया था, अब क्या पता कि वो एग्ज़ाम सही भी हुआ है कि नहीं, कहीं उसमें धांधली तो नहीं हुई है क्या, उसमें कहीं ऐसे ही तो बैकडोर से एंट्री किसी को नहीं करा दी। अब लोगों के मन में, खास करके युवाओं के मन में एक सवाल बड़ा उठ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, एग्ज़ाम के अंदर गड़बड़ी का मामला सामने आता है, तो ये बार बार लोगों के जहन में बार बार ये सवाल उठ रहा है, और ख़ास करके युवाओं के मन में। नहीं, युवाओं में ये सवाल उठेगा, युवाओं के अलावा समाज में उठेगा, उनके परिजनों के ऊपर उठेगा। और जैसा अभी बता रहे थे हमारे पैनलिस्ट, विश्वास की कमी आ जाएगी। विश्वास की कमी आ जाएगी मतलब सरकार में विश्वास नहीं है, तो क्या हम इसको ठीक नहीं कर सकते? क्या हम यूपीएससी या अन्य राज्य जहां पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, या क्या इसको कोई इसका बदलाव किया जा सकता है नई टेक्नोलॉजी के साथ में? मैंने तो ये देखा है कि ऑनलाइन पेपर करा, वो भी हमारे कांस्टेबल परीक्षा का था, वो भी फेल हो गया। उसका ऑनलाइन पता नहीं कहाँ से वो पेपर ले लिया, हरियाणा वाले ले जाके उसको, तो पूरी परीक्षा 70,000 आदमियों की निरस्त करनी पड़ी। तो ये कुछ चीजें हैं कि अब नई टेक्नोलॉजी के साथ में हमें, और इसमें क्या, मेरा तो एक ही मानना है कि नियुक्तियां अगर इस सरकार की गैर राजनीतिक हो, मतलब राजनीति से भरी हुई नहीं हो, हम ये नहीं कहते कि राजनीति के आदमी सारे खराब है, अगर इसमें नियुक्तियां की जो आरपीएससी है हमारी, इसमें मेरिट के आधार पे हो, ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल फेयर हो, तो इसके अंदर सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। क्योंकि आदमी वहां भले ही नीचे वाले कुछ भी हो, इतने सालों नहीं हुआ, अब ये ट्रेंड क्यों बढ़ता गया? क्या वो ये नियुक्ति का कोई टाइमिंग को लेके इस प्रकार का एक नहीं, चेंज हालांकि करना 2021 की भर्तियों को लेकर के सवाल है कि क्योंकि जब वो आरपीएससी के सदस्य थे तो उस वक्त की गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, अब तो खुलासे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सामने अगर आ रहे हैं तो ये यही तो सवाल है अब लोगों के मन में। आप 2021 की कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 2013 2018 क्यों नहीं हुआ? उसमें बीम खां कोरान आरपीएससी चेयरमैन थे, उसने अपनी बेटिया को उसमें जुडिशियल सर्विसेज में अपॉइंट करा दिया। खुद पेपर देख रहे हैं, अहमदाबाद चले गए प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर। तो ये उस समय सुधार क्यों नहीं हुआ? ये 13 की बात। दूसरी बात ये भी है ना कि अगर वो ऐसे लोग जो पैसे देकर के सिस्टम में आ रहे हैं या किसी बैकडोर से एंट्री अगर उनकी हो रही है और वो सिस्टम में आ चुके हैं, तो क्या समाज के बीच में मैसेज देंगे, और कैसे उनके अपने काम के प्रति वो जो जागरूकता, सजगता जो नजर आनी चाहिए वो कैसे दिखाई देगी ना? हो ही नहीं सकते। आप ये देखिए कि जो अभी जितना पुलिस के अंदर मान लो जैसे इस प्रकार से आए हैं,
तो एंट्री में जो आए हैं वो सबसे ज्यादा ट्रैप हो रहे हैं, उनकी सबसे ज्यादा शिकायत आ रही है, वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त हैं। वो तो सीधे आते ही जो जो पैसा दे के आया है वो पैसा उगाने की मशीन चलाने लग गए। तो आप ये देखिए नए नए पहले तो हो सकता था पूरा, तो ये एक ट्रेंड जो जो आया है, समाज में बदलाव आया है। हमें हमें समाज को भी जागरूक करने की आवश्यकता ठीक है है। कि हम क्यों नहीं सरकार पे दबाव डालें कि इस प्रकार के ट्रांसपेरेंट और कोई नियम बदलाव करने हो और कोई चेंज करने हो। और ये एक बात सही है कि ये तो सरकार की इच्छा शक्ति थी, नहीं तो हम भी ये समझते कि भाई इसमें क्या पता वो ऊपर वाले लिप्त है नहीं, अब इससे ऊपर वाला भी और कोई लिप्त हो सकता है। ये मेंबर थे तो क्यों इन्होंने अपने आप को अलूप किया, अलग किया, क्या लेकिन इन्होंने युवाओं इंफॉर्मेशन युवाओं दी का भरोसा सिस्टम आरपीएससी पर को? बना रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए एक्शन लगातार होने चाहिए और तह तक जाकर के इसमें कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मैं दरियाब सिंह जी को जोड़ लेता हूं जरा। दरियाब सिंह सर, एक चीज़ बताइए कि ये बार बार कहा जा रहा है कि जो पैटर्न है हमें उसे बदलने की ज़रूरत है। आपको लग रहा है कि अगर पैटर्न में बदलाव होता है, क्योंकि अगर बार बार आरपीएससी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, अगर भंग भी कर दी जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो एक और दूसरी आरपीएससी होगी, है ना, तो वापस से वैसे ही सवाल उठेंगे। लेकिन इसमें असल में क्या चीज़ हमें बदलनी चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए जिसका सीधे इसका इम्पैक्ट नजर आए? दरियाब सिंह जी, दरियाब सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं इसमें वापस से जरा हमारे साथ, क्योंकि लगातार फुरकान कमर सर भी जुड़े हुए हैं। फुरकान सर, एक चीज़ बताइए कि हमें हमें कौन से और ऐसे लूप होल हैं जिनको हमें हटाना होगा सिस्टम से, जिनका फ़ायदा अक्सर उठाते हैं लोग? भी इस तरह की घटनाएं हों, और ये घटनाएं अब बहुत कॉमन हो गई हैं, बार बार हो रही हैं, और एक प्रांत में नहीं हो रही हैं, अलग अलग प्रांतों में हो रही हैं, और उन पर जो है कोई फैसला आने में इतने दिन लग जाते हैं कि लोगों को ये मालूम नहीं कि जो बात उन्होंने सुनी थी घपले और घोटाले की, वो सही थी, गलत थी, उस पे मुजरिमों को सजा मिली कि नहीं मिली। उदाहरण के तौर पे अब व्यापम का इतना चर्चा चला मध्य प्रदेश में, और उस पर फाइनली क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। पता नहीं कितने लोग मर गए उसमें, कितने लोगों ने जान दे दी, और आज तक ये पता नहीं चला कि मुजरिम कौन है। इसी राजस्थान में कई बार जो है वो पेपर लीक हुए, और कभी ये खुल करके सामने नहीं आया कि ये लोग दोषी थे और इस प्रकार से दोषी थे और उनके खिलाफ ये सजा। तो पहली चीज तो ये कि इस पर जो है न्याय इस तरह से हो कि जो मुजरिम है, जो गुनाहगार हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और उसको इतना फैलाया जाए मीडिया के थ्रू कि जनता का इस पर विश्वास हो। दूसरी चीज, ये जो हर काम के लिए एक नया इम्तिहान, ये अपने आप में सिस्टम पर बहुत दबाव डालता है, और फिर हर इम्तिहान कराने में कुछ लोग लगे हुए हैं। और अब आप ये देख रहे हैं कि जो लोग उसके भीतर हैं वही लोग अगर ये काम कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे रोकेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि नियुक्तियों के लिए और दाखिलों के लिए आप ऐसे सिस्टम की व्यवस्था करें जिसपे कि ये इम्तिहानों के चक्कर से हम बाहर निकलें। इसमें क्या बुराई है कि 10वीं क्लास, 12वीं क्लास और यूनिवर्सिटी के इम्तिहान का कोई एक कंपोजिट स्कोर बनाया जाए। अब जाहिर है कि तीनों इम्तिहान तो कोई मैनेज नहीं कर सकता, उसमें कुछ नॉर्मलाइजेशन का स्कोर हो और उसकी बेसिस पे लोगों को नौकरी मिल जाए, ताकि किसी को ये मौका ही नहीं मिले कि वो पर्चा आउट कर सके, सॉल्व करा सके, प्रिंटिंग प्रेस से जाकर के खरीद सके। तीसरी चीज ये है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होंगी, लोग इस तरह से बैकडोर एंट्री पाएंगे, तो फिर वो आने वाले दिनों में जब वो किसी ऐसे पोजीशन पर पहुंचेंगे जहां उनके पास कुछ अधिकार होंगे, तो उन अधिकारों का वो दुरुपयोग करेंगे, क्योंकि वो दुरुपयोग के ही रास्ते से आए हैं। बिल्कुल। इस तरह से एक हमारे पास एक चेन बनती जा रही है, करप्शन की एक चेन बनती जा रही है, दुरुपयोग की एक चेन बनती जा रही है, लोगों को उनके जो अधिकार हैं उनसे वंचित करने की। मेरा ख्याल इस पर जल्द अज जल्द रोक लगनी चाहिए, और समस्या का समाधान है। ऐसा नहीं है कि समस्या है, समाधान बिल्कुल नहीं है। यानी कि समस्या का समाधान है, सिर्फ इसको तलाशने की, उसको ढूंढने की, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। दरियाब सिंह जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दरियाब सिंह जी, एक जरा जल्दी से इस पर मैं आपसे एक कमेंट लेना चाह रहा हूँ कि सुधार के रास्तों पर अगर हम आगे बढ़ें तो हमें सिस्टम में सुधारने की ज़रूरत है। और दूसरा एक बड़ी बात यह है
कि अगर वैकेंसीज अगर समय समय पर निकलती रहें, क्योंकि अभी क्या होता है वैकेंसीज बहुत कम निकलती हैं और अगर कभी आती हैं तो उस पर मारामारी शुरू हो जाती है, तो ये भी एक बड़ा कारण है और प्रेशर बन जाता है। फिर क्या है, लोग अपना पैसा प्रॉपर्टी सब बेचने के लिए तैयार हैं कि साहब बस मेरे को तो करवा दीजिए, इसमें भर्ती हो जाएं तो उसके बाद देख लेंगे। ये भ्रष्टाचार के माध्यम से ही भ्रष्ट व्यक्ति आगे भी इस तरह का कार्य करते रहते हैं। तो इसका जो सिस्टम है, जैसा मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन के कुछ मार्क्स है, उनका भी एक असेसमेंट होना चाहिए कहीं पे, जिसके आधार पर जो है आपको कर सकता है। क्योंकि उसको जब मौका मिलता है तो केवल एक पेपर सोल्व करके ही वो लिया था। जैसा मैं मीडिया में पढ़ रहा था कि हिंदी में या राज्यपाल का नाम ही नहीं बता पाया जिनकी भर्ती भी है और जहाँ के उन्होंने मार्क्स करीब 90-80% मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो जो सिस्टम है कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। और ये तो माड़ी जो खेत तो खाने वाला जो एक कहावत है वो यहाँ चरितार्थ हो रही है आरपीएससी। और इसमें जो हाल ही में जो एएसआई भर्ती में जिस तरह से अभी जो गिरफ्तार हुए और जिन मीडिया के माध्यम से मैं पढ़ रहा था, तो निश्चित रूप से वो परिवर्तन होना चाहिए, या तो ओपन बुक सिस्टम होना चाहिए और कोई सिस्टम जो है इसमें एग्जामिनेशन के में आरपीएससी या सभी सेक्टर में जो है परिवर्तन निश्चित रूप से किया जाए, तभी जाकर के संभव हो सकेगा। क्योंकि एक भ्रष्ट व्यक्ति भ्रष्टाचार के माध्यम से घुसता है, फिर वो आगे से आगे इसी को बढ़ाता रहता है, तो इसकी कोई अति नहीं है। तो निश्चित रूप से कोई परिवर्तन करने पर विचार किया जाना चाहिए। और जो सिस्टम में इस तरीके से भ्रष्टाचार के रास्ते से जो दाखिल होता है वो आगे भी भ्रष्टाचार करने की उसके लिए संभावनाएं बनी रहती हैं। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो हम देखते हैं कि सिस्टम के अंदर सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बयान भी सामने आया। राजस्थान पुलिस के एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने कहा है कि हमने आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राइका को गिरफ्तार किया था। उनका 7 तारीख तक का रिमांड मिला है और इसके अलावा 5 ट्रेनी एसआई भी रिमांड पर चल रहे हैं और इनमें रामूराम राइका के बेटे बेटी भी शामिल हैं। उन्होंने क्या कहा है जरा वो आपको दिखाते हैं। 7 तारीख तक का रिमांड उनका मिला है। अभी जो पुलिस रिमांड में चल रहे हैं वो 5 एसआई प्रोबेशनर हैं जो राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर में ट्रेनिंग ले रहे थे। इसमें से रामूराम राइका जो एक्स मेंबर रहे आरपीएससी के, उनके बेटा और बेटी दोनों हैं। बेटी का रैंक 5वीं था और बेटा का रैंक 40वें था। उन दोनों को परसों गिरफ्तार किया था और उनसे जो खुलासे हुए उसके बेसिस पे कल मिस्टर रामूराम राइका को अरेस्ट किया गया है। 7 तारीख तक उनका रिमांड मिला है, उनसे अनुसंधान चल रहा है और आगे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे हम आपको अपडेट कर देंगे। तो ये आपने बयान सुना है, बाकायदा इसमें बताया गया है कि कैसे कितनी रैंक उनकी आई और अपने समय रहते उन्होंने अपने आरपीएससी के सदस्य रहते हुए बच्चों का वहाँ पर वो एंटर कर जाते हैं सिस्टम के अंदर। उसके बाद से अब जांच इसमें पूरी आगे बढ़ रही है। मैं मनोज मीना जी को जोड़ रहा हूँ। मनोज मीना जी, एक चीज़ और बताइए कि ऐसे कई लोग होंगे, आप क्या इस किसी और के बारे में आपको जानकारी है या ऐसा कोई शख्स जो कि बैकडोर से, और ये क्या एक युवाओं के बीच में मैसेज किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे युवाएं जब ये देखते हैं कि भाई किसी और का बैकडोर से एंट्री होगी पैसे दे करके, तो वो भी ये चाहते हैं फिर कि भाई हम भी पैसे दे देंगे, हम भी एंट्री कर लेंगे। ये भी ऐसे लोगों में बन जाता है क्या? देखो, ऐसा है सर, समाज में और युवाओं में बड़ा नेगेटिव मैसेज है। युवा मेहनत करता है और बड़ी मेहनत के बाद में सपना देखता है सरकारी नौकरी का, और जब उसकी जगह कोई पेपर लेके नौकरी लग जाता है या कोई अंदर से सेटिंग करा के नौकरी लग जाता है, तो उस युवाओं के सपनों पर ये कुठाराघात है। और ये तब तक सही नहीं होगा जब तक ये जो संस्था है आरपीएससी जैसी बड़ी संस्थाओं में जो नियुक्तियां हो रही है वो देखनी पड़ेंगी हमें कि वो कैसे हो रही है। राजनीतिक नियुक्तियां ये करी जा रही है, इनको बंद नहीं करेंगे तो ऐसे ही लोगों के साथ में अन्याय होते रहेंगे। एक ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए सिस्टम में, एक कोई कमेटी होनी चाहिए कि कौन लोग आरपीएससी में जाएंगे, कौन लोग आरएमएसएस में जाएंगे, जो भर्ती बोर्ड है। लेकिन यहाँ पे अपने पार्टी, अपने जो कार्यकर्ता होते हैं, अपने जो नेता होते हैं, उनके ही अपने लोगों को वहां लगाते हैं। वो अपने बेटे बेटियों को और या जो बड़े नेता है जो उनको वहां पे सेट कर लेते हैं। तो जो आम जो छात्र साहब, वो तो नौकरी लगी नहीं पा रहा, वो तो सड़कों पे घूम रहा है, वो बेचारा निराश है, सुसाइड कर रहा है, परेशान है, उसकी जमीन बिक गई, उसके गहने गिरवी रखे हुए हैं, कितनी पीड़ा झेलनी पड़ रही है। लेकिन साहब ऐसा है कि नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे दावे से कहता हूं कि रामूराम राइका यहाँ एक छोटी सी मछली है। रामूराम राइका के ऊपर कौन नेता थे जिन्होंने रामूराम राइका को आरपीएससी में बनाया था?
और उन्होंने कितने नेताओं के बच्चों को बनाया है वो सब सामने आना चाहिए। और एसओजी साहब इसकी जांच 2021 से कर रही है। ये प्रकरण बहुत पुराना है और बहुत लंबे समय से चल रहा है। लेकिन सर मैं कहना चाहता हूं न्याय कब मिलेगा जब 42 लोग इन्होंने आरपीए के ट्रेनिंग सेंटर से उठा रखे हैं और अभी भी जब सारे सबूत एसओजी को मिल गए। रामू रायका ने खुद ने यह कह दिया कि मैंने 7 दिन पहले पेपर निकाल के मेरी बेटी मेरे बेटे को मैंने दिया है। तो और कौन से सबूत है जो एसओजी के जो एडीजी है वीके सिंह उनको चाहिए? क्यों इस भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं कर रहे? 2 महीने के बाद में इनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद में ये लोग सिस्टम में घुस के नौकरी करेंगे। एक करप्ट थानेदार अगर किसी थाने में लगेगा तो वो गरीब किसान को लूटेगा। समाज में क्या मैसेज जाएगा, समाज की क्या छवि बनेगी और ये कितना लोगों को परेशान करेंगे, इस चीज का आप अनुमान लगाइए। तो ये भर्ती रद्द होनी चाहिए और उस युवा को न्याय मिलना चाहिए जिसने तैयारी करी थी, मेहनत करी थी और सपना देखा था एसआई बनने का। आज वो तो साहब घर बैठा है और चोर लोग, फर्जी लोग आज एसआई बने बैठे हैं। बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए, शर्म की बात है सारी सिस्टम के लिए। और एग्जाम तो कराने पड़ेंगे सरकार को और पारदर्शिता लानी पड़ेगी। अगर आप एग्जाम नहीं करा सकते तो राजस्थान की जनता के भरोसे साथ में क्या करेंगे? सर मैं कहना चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि जो युवाओं के साथ में गलत हो रहा है, अगर इन पर संज्ञान नहीं लिया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि बाई इलेक्शन चुनाव 6 सीटों पे राजस्थान का युवा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनके मुद्दों पे बात होनी चाहिए सर। बिल्कुल, युवाओं के मुद्दों पर बात होनी चाहिए और ये वाकई में बड़ा ये गंभीर मसला है। मैं अनिल सर को इसमें जोड़ रहा हूँ। अनिल सर, इसमें क्योंकि बहुत सारे सबूत भी अभी तक हाथ आ चुके हैं, क्या अगर हम कानूनी तौर पर देखें तो इन एविडेंस के आधार पर जब खुद कबूल लिया कि भाई मैंने इतने दिन पहले जो है पेपर उपलब्ध कराया और ये सारी चीज़ें जब जानकारी हैं ऑन रिकॉर्ड, तो इसमें आगे एक्शन लेने में कहाँ आपको लग रहा है कि सिस्टमैटिक अगर कदम आगे बढ़ाएं तो उसमें और क्या ज़रूरी हो सकता है? भाई ये बयान तो दे दिया, गवाही दे दी खुद। नहीं, ये बात सही है। आपने कहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गवाह दे दी, लेकिन पुलिस के सामने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने एक चैलेंज होता है। ये कह देने मात्र से नहीं, वहां न्यायालय में इनके खिलाफ एक कड़ी से कड़ी जोड़ के सबूत इकट्ठा करके प्रस्तुत करना पड़ता है, तभी इनको सजा हो पाती है, तभी हम गिरफ्तारी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कह तो देते हैं, लेकिन इसके अंदर एक तो शेर सिंह मीणा, उसके पास कहां से आया पेपर? उसने तो बेचा है पेपर। दूसरा वो उसने भी पेपर को बेचा है, यूनिक भांबू ने। तो ये दो तो एक ही प्रकरण से जुड़ा हुआ है, उसके अलावा भी और कहोगे तो ये ओवरऑल। और इसके अलावा एक और उदाहरण दो, एक ही गांव के 90 आदमी आए इसमें भर्ती के अंदर, एक ही गांव के, एक जिले के। तो ये तो क्वेश्चन मार्केबल है। इससे बड़ा क्वेश्चन मार्क और क्या हो सकता है? मैं तो ये कह रहा हूं कि इस भर्ती को तो कैंसिल करना चाहिए तुरंत सरकार को, क्या, ताकि एक गांव, एक जिले के 90 आदमी आ रहे हैं और अभी तो इन्होंने कहा कि 42 गिरफ्तार करें, 20 टारगेट पे है, तो ये तो 62 तो यही हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि या तो इसको रोक के इसका कोई इलाज करना चाहिए, एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई है, उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन क्या वो 62 आदमी जो पीछे रह गए मेरिट के अंदर, वो आगे बढ़ते? उन 62 आदमियों के परिवार से, उन बच्चों के जिन्होंने मेहनत की है, उनका दिल देखो, उनका क्या और यही सवाल भी है। सोच रहा होगा। तो ये इस तरह की भर्ती और इस तरह का इसके ऊपर एक बहुत बड़ा भर्ती परीक्षा को रद्द करने की जो मांग है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ आगे आने वाली जो दूसरी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम ऐसी गड़बड़ियां आगे आने वाले किसी भी एग्जाम को लेकर के देखने को ना मिले। और बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि युवाओं का भरोसा सिस्टम पे बना रहना चाहिए। अगर ये भरोसा टूटा तो बड़ा इससे नुकसान पहुंचेगा। खैर, बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा सा कम था। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और बहुत सारे ऐसे सिस्टम के भीतर काम करने वाले लोग हैं जो कि सिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को तलाशने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और युवाओं के बीच में भरोसा कायम करने की भी ज़रूरत है। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ।